हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं हिम्मत काला, भारत के संविधान का एक शिक्षक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कक्षा 12वीं की जो पुस्तक है, राजनीति विज्ञान की पुस्तक, उस पुस्तक में आप देखो, आपको वहाँ पर भारत के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता, उससे संबंधित टॉपिक वहाँ पर दिए हुए हैं। उन टॉपिक को आप जब देखते हो तो कम से कम 15 से 20 टॉपिक है भारत के संविधान की विशेषता से संबंधित। उस टॉपिक के आधार पर, 12वीं की पुस्तक के आधार पर और मेरा जो अनुभव है शिक्षण संस्थान में पढ़ाने का, उसके आधार पर मैं आपको इस बोर्ड के माध्यम से भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताने की कोशिश करूँगा। यकीन मानिए दोस्तों, लगभग क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना इस वीडियो के माध्यम से और पुस्तक के माध्यम से, जो 12वीं कक्षा की पुस्तक में लिखा हुआ है, वहाँ से आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी। दोस्तों हम टॉपिक को शुरू कर रहे हैं भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का भारत के संविधान की विशेषताएं। टॉपिक है हमारा भारत के संविधान की विशेषताएं। ये हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारा है भारत के संविधान की विशेषताएं। दोस्तों नंबर 1 पर हम देखेंगे प्रस्तावना। नंबर 1 पर देखेंगे हम प्रस्तावना। नंबर 1 पर हम देखेंगे प्रस्तावना। भारत के संविधान की विशेषताओं को हम देखते हैं तो सबसे नंबर 1 पर देखेंगे हम प्रस्तावना को। नंबर 2 पर हम देखेंगे संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी विशेषता है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी विशेषता है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। नंबर 3 पे हम देखेंगे नागरिकता। नंबर 3 पे हम देखेंगे नागरिकता। इसी तरह से नंबर 4 पे हम देखेंगे अधिकार। अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार। नंबर 4 पे हम देखेंगे अधिकार। नंबर 4 पे हम देखेंगे अधिकार। नंबर 5 पर हम देखेंगे DPSP। नंबर 5 पे हम देखेंगे DPSP। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम आगे देखेंगे नंबर 4 पे देखेंगे हम, 5 पे 6 पे देखेंगे हम, कर्तव्य। नंबर 1 पर है प्रस्तावना। नंबर 2 पर है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। नंबर 3 पर है नागरिकता। नंबर 4 पर है अधिकार। नंबर 5 पर है DPSP और नंबर 6 पर है कर्तव्य। नंबर 6 पर है कर्तव्य। इसी तरह नंबर 7 पर हम देखते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। नंबर 8 पर हम देखते हैं वयस्क मताधिकार। नंबर 8 पे हम देखते हैं वयस्क मताधिकार। नंबर 9 पर हम देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन।
न्यायपूर्ण अवलोकन। दोस्तों हमारा टॉपिक है भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता। भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं, ये हमारा टॉपिक है। मेन हमारा टॉपिक है भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। नंबर 1 पर हम देख रहे हैं भारत के संविधान की विशेषताओं में प्रस्तावना। नंबर 1 पर है प्रस्तावना। नंबर 2 पर है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। नंबर 3 पर है नागरिकता। नंबर 4 पर है अधिकार। नंबर 5 पर है डीपीएसपी। नंबर 6 पर है कर्तव्य। नंबर 7 पर आपातकालीन शक्तियाँ। नंबर 8 पर है वयस्क मताधिकार। नंबर 9 पर है न्यायिक पुनरावलोकन। दोस्तों भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, ये भारत के संविधान की विशेषता है। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, ये भारत के संविधान की क्या है, विशेषता है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की प्रस्तावना जो है ये भारत के संविधान में के कौन से भाग में है तथा कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ कि भारत का कोई भी आर्टिकल, भारत का कोई भी भाग, अर्थात भारत के संविधान का कोई भी भाग, भारत के संविधान का कोई भी आर्टिकल प्रस्तावना के बारे में बात नहीं करता है। किसी भी आर्टिकल में प्रस्तावना नहीं लिखी हुई है, किसी भी भाग में प्रस्तावना नहीं लिखी हुई है। यहाँ पर हम मोटे मोटे रूप से इनकी विशेषताएं जानने की कोशिश कर रहे हैं, इन टॉपिकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रस्तावना जो है ये भारत के संविधान की विशेषता तो है, प्रस्तावना भारत के संविधान की विशेषता तो है, लेकिन ये ना ही किसी भाग में है और ना ही किसी आर्टिकल में है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये ना तो किसी भाग में है और ना ही किसी आर्टिकल में है। प्रस्तावना जो भारत के संविधान की विशेषता है, ये अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है रिट लेवल 2 एसएसटी में। इसका वीडियो मैं कम्प्लीटली पहले बना चुका हूँ, प्रस्तावना का 3 वीडियो में बना चुका हूँ। उस वीडियो को आप देखो, वहाँ पर आपको प्रस्तावना कम्प्लीटली आपको क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हम केवल मोटे मोटे रूप से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के संविधान की विशेषताएँ कौन कौन सी है। दोस्तों प्रस्तावना ना तो किसी भाग में ना किसी आर्टिकल में है। नंबर 1, यहाँ पर आपको क्या करना है, उस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 बार उस वीडियो को देखना है, आपको प्रस्तावना बिल्कुल समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। अब हमें ये देखना है कि संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र भारत के संविधान के कौन से भाग में है, भारत के संविधान के कौन से भाग में। तो दोस्तों भाग नंबर 1, भाग नंबर 1 में इसका उल्लेख है। आपसे डायरेक्ट रिट लेवल में पूछा जा सकता है 2 में एसएसटी में कि संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र भारत के संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग नंबर 1 में है। अगर क्वेश्चन ये नहीं आता है तो क्वेश्चन आता है आपके सामने अनुच्छेद का, क्वेश्चन आता है अनुच्छेद का। क्वेश्चन क्या आता है, अनुच्छेद का। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र कौन से आर्टिकल में वर्णित है, कौन कौन से आर्टिकल में वर्णित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाग 1 में कितने आर्टिकल का वर्णन है, तो 1 से लेकर 4 तक इसका वर्णन है। यहाँ पर आपको केवल संविधान की विशेषताओं में आपको केवल क्या पढ़ना है, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में वर्णित है और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। दोस्तों इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आर्टिकल 1, आर्टिकल जो 1 है उसको पढ़ने की कोशिश करना है आपको। आर्टिकल 1 जो है उसमें लिखा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इन 4 आर्टिकल में, इन 4 आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 1 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आर्टिकल नंबर 1 को आपको ज़्यादा ध्यान में देना है। मैं यहाँ इस आर्टिकल को मोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर इस आर्टिकल को क्या बोल रहा हूँ, मोस्ट। आर्टिकल नंबर 1 मोस्ट है, किस तरह से, क्योंकि आर्टिकल नंबर 1 में संघ इंडिया तथा भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया तथा भारत राज्यों का संघ होगा। ये कहाँ पर लिखा है, आर्टिकल 1 में लिखा है, ये ध्यान देना है आपको। आगे हम देखते हैं नागरिकता। नागरिकता से संबंधित प्रावधान की हम बात करेंगे, नागरिकता से संबंधित भाग की बात करेंगे, नागरिकता संबंधित अनुच्छेद की बात करेंगे। दोस्तों जिस तरह से भाग 1 में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, इसी तरह से भाग 2 में
नागरिकता का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। और हम बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 4 तक तो यहाँ पर है, उसके बाद 4 के बाद आता है 5, तो 5 से 11 तक का वर्णन है। किसका वर्णन है? 5 से 11 तक का वर्णन है। दोस्तों आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान में कौन से भाग में है। 1 नंबर क्वेश्चन ये बनता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा भाग 2। लेकिन कभी कभार ये पूछा जा सकता है कि भाग 2 में कितने आर्टिकल हैं, कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल का वर्णन नागरिकता के संदर्भ में किया गया है। आपको ध्यान देना है यहाँ पर। यहाँ बात करूँ मैं 5 से लेकर 11 तक सभी आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, एक बार सरसरी रूप से देखने की कोशिश करना। लेकिन आप इसी के अंदर आर्टिकल 9 को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना। आर्टिकल 9 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देना है आपको। आर्टिकल 9 में लिखा है एकल नागरिकता का प्रावधान लिखा है। आर्टिकल 9 में क्या लिखा है? एकल नागरिकता का प्रावधान लिखा है। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, दूसरे देश में जाकर रहने लगता है और वहाँ की नागरिकता ले लेता है, तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। ये आर्टिकल 9 स्पष्ट रूप से बताता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कभी कभार क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में कैसी नागरिकता पाई जाती है, भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है या दोहरी नागरिकता पाई जाती है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि भारत के अंदर कैसी नागरिकता पाई जाती है? एकल नागरिकता पाई जाती है। कैसी नागरिकता पाई जाती है? एकल नागरिकता। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप पाया जाता है भारत के अंदर, ये ध्यान देना है आपको। और इसका वर्णन अनुच्छेद 9 में बताया गया है। ठीक है, इसी तरह से इसमें आर्टिकल 11 भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11 भी क्या है? मोस्ट है, इसको भी ध्यान देना है। नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून हैं संसद बनाएगी। नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। तो ध्यान रखना है दोस्तों, नागरिकता आपका कोई विशेष टॉपिक नहीं है, सिलेबस में अलग से टॉपिक नहीं दिया हुआ है, ये केवल भारतीय संविधान की विशेषता है। तो विशेषताओं के आधार पर आपको कम से कम मोटे मोटे रूप से ये तो ध्यान होना चाहिए कि नागरिकता का वर्णन कौन से भाग में है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, और इन अनुच्छेदों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कौन कौन से, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, 9 में तो है एकल नागरिकता है और 11 में है संसद कानून बनाएगी। नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। इसी तरह नागरिकता को हमें इसी तरह से पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं भाग 2 देखा है तो भाग 3 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा भाग 3। यहाँ पर दोस्तों आएगा भाग 3। और भाग 3 के अंदर अनुच्छेद की हम बात करें तो अनुच्छेद हमारे हैं, अनुच्छेद है यहाँ 5 से 11 है, तो यहाँ आएगा 12 से लेकर 35 तक। यहाँ 12 से लेकर 35 तक वर्णन होगा। 12 से लेकर 35 तक वर्णन होगा। दोस्तों प्रस्तावना आपका अलग से टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अधिकार भी आपका अलग से टॉपिक दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट से मौलिक अधिकार अलग से टॉपिक दिया है। इसका मतलब ये है कि आपको 12 से लेकर 35 तक सारे आर्टिकल याद होने चाहिए कि 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है। इसमें सभी आर्टिकल मोस्ट है। मैं किसी एक आर्टिकल में फोकस नहीं करूँगा, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि भाग 3 के जितने भी आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक सभी को आपको याद होना चाहिए। आपको एक काम करना है, 12 से लेकर 35 आर्टिकल जो है उनको क्रम से उतारना है, उसके सामने उनकी बातें क्या क्या बातें हैं उन बातों को याद करना है और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का पूरी संभावना है। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है, क्या तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि अधिकार कौन से भाग में है, भाग 3 में है। अगर ऐसा नहीं आता है तो मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भारत के संविधान की विशेषताओं की बातें चल रही हैं यहाँ पर, तो इसको भी देखने की आप कोशिश करना। इसका मैं मूल अधिकार से संबंधित विशेषताएं और मूल अधिकार से संबंधित आर्टिकल इनका वीडियो में पहले बना चुका हूँ, वहाँ पर आप जाके देखने की कोशिश करना। इसी तरह से भाग 3 है। भाग 3 के बाद हम आते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे हम नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसे हम क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। और नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है भाग 3 के बाद कहाँ क्या आता है? भाग 4। भाग 3 के बाद क्या आता है?
भाग 4 आता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। और भाग 4 के अंदर अनुच्छेद है 12 से 35 तो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो 35 के बाद क्या आएगा 36 से लेकर 51, 36 से लेकर 51। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि डीपीएसपी जो है, ये जो टॉपिक है ये आपका अलग से पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ये केवल भारत की संविधान की विशेषताएं है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आपको मोटे मोटे रूप से ये ध्यान देना है कि भाग 4 में क्या, भाग 4 में किसका वर्णन है, डीपीएसपी का वर्णन है, और भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, तो 36 से लेकर 51। 36 से लेकर 51 जो आर्टिकल है, इसको आप किताब में या किसी पुस्तक में या किसी भी वीडियो के माध्यम से, मैंने वीडियो बनाया है इस पर 36 से लेकर 51 तक, आप देखने की कोशिश करो। एक बार ज़रूर 36 से 51 तक देख के जाना है, क्योंकि 36 से 51 के बीच में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो सकती है। आगे हम देखते हैं डीपीएसपी के बाद देखते हैं कर्तव्य। जैसे भाग 4 है तो यहाँ पर भाग 4 क्या आएगा, यहाँ पर भाग 4 क्या आएगा, और 51 है लास्ट में, तो यहाँ पर अनुच्छेद की मैं बात करूँ तो अनुच्छेद 51 के कर्तव्य की बात करूँ तो कर्तव्य भी भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता है। कर्तव्य भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता है, और विशेषताओं के आधार पर यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी कि भाग 4 क में क्या है, कर्तव्य है, और अनुच्छेद 51 क है। इसका अनुच्छेद कौन सा है, 51 के। और 11 जो कर्तव्य दिए गए हैं, 11 जो कर्तव्य दिए गए वर्तमान में, उन 11 कर्तव्यों को आपको याद करना है। 6ठी 7वीं 8वीं की जो पुस्तक है वहाँ पर कर्तव्य लिखे हुए हैं, उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करें, वहाँ पर आपको कर्तव्य याद हो जाएंगे। उसके बावजूद भी आपको अगर याद नहीं होते तो मैंने एक वीडियो बनाया है कर्तव्यों पर, उसको देखने की आप कोशिश करो, वहाँ पर आपको क्या है समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कर्तव्य को ध्यान में रखना है, भाग 4 के अनुच्छेद 51 के। इसी तरह से कर्तव्य के बाद हम डायरेक्ट आते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। दोस्तों आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं, आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं इसका हम भाग देखेंगे। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है। भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की विशेषता आपातकालीन शक्तियाँ जो है उसका भाग कौन सा है, भाग 18 है। अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद ध्यान रखना है 352 से लेकर 360, 352 से लेकर 360, सॉरी 352 से लेकर 360। अब इसके अंदर भाग 18 में 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, 352, 356 और 360। 352, 356, 360, एक आर्टिकल 352, एक आर्टिकल 356, एक आर्टिकल 360। इन तीनों आर्टिकलों को क्या करना है, ध्यान रखना है। आर्टिकल 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है, और आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है, और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल है। यहाँ पर टॉपिक क्या है, आपातकालीन शक्तियाँ। भाग 18 में इसका वर्णन है, और भाग 18 में 352 को पढ़ना है, 356 को पढ़ना है और 360 को पढ़ना है। 352 में दोस्तों आप आपातकालीन शक्तियाँ 352 के अंदर भी, इसमें 356 में भी आपातकालीन है, 360 में भी आपातकालीन है। लेकिन कभी कभार ये पूछा जाता है 360 में है क्या, तो 360 में वित्तीय आपातकाल, और 356 में है राष्ट्रपति शासन, और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। ये ध्यान देना है आपको दोस्तों। इसी तरह से हम देखते हैं वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार का हम देखते हैं भाग। दोस्तों वयस्क मताधिकार का भाग है 15। भाग 15 में वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। इसका सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ये आर्टिकल है दोस्तों 326, आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। यहाँ डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि वयस्क मताधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 326। दोस्तों भारत के संविधान की विशेषताएं चल रही है, लेकिन कभी कभार क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताएं जो है उसमें से भी अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे वयस्क मताधिकार, ये भारतीय संविधान की विशेषता है, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन वयस्क मताधिकार का वर्णन कौन से भाग में है, भाग 15 में है। इसी तरह से भाग 15 में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 326, क्योंकि 326 में वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। वोट देने का जो अधिकार है, वोटिंग करने का जो अधिकार है, अनुच्छेद 326 में है। इसी तरह से हम देखते हैं न्यायिक पूर्णावलोकन। दोस्तों न्यायिक पूर्णावलोकन की हम बात करें तो न्यायिक पूर्णावलोकन है क्या, इसे हमें समझना है। न्यायिक पूर्णावलोकन को हम
दूसरे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन है क्या, लेकिन मैं आपको मौखिक रूप से यहाँ बताने की कोशिश करूँगा न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। दोस्तों, जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कोई कानून बनाती है और ये जो कानून है ये समान रूप से जनता पर लागू होता है, इस कानून पर राष्ट्रपति साइन करता है, अर्थात राज्यसभा किसी विधेयक को पास करती है, लोकसभा के पास जाता है, और लोकसभा किसी विधेयक को पास करता है तो राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाता है, और साइन करने के बाद कानून समान रूप से भारत की जनता पर लागू होता है। अब कानून सही बना है या गलत बना है, इसका जो डिसीजन है यह न्यायपालिका लेगी। इसका डिसीजन कौन लेगी? न्यायपालिका लेगी। न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को वैध और अवैध घोषित करती है। ये जो वैध और अवैध घोषित करने की जो शक्ति है न्यायपालिका के पास, यही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। अब दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन है क्या? कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को वैध अवैध घोषित करने की जो शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, न्यायपालिका के पास होती है, उसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ये भारत के संविधान की विशेषता है। लगभग 9 विशेषता तो हमने यहाँ देखी। अब आगे नेक्स्ट विशेषता देखते हैं कि और विशेषताएं कौन कौन सी है भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। मेरा ये मानना है कि यहाँ से भारत के संविधान की विशेषता अगर पूछी जाती है तो कन्फर्म ये है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा और बनेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम सारा का सारा सिस्टम है, ये सिस्टम मैंने 12वीं की पुस्तक से देखा है, और 12वीं की पुस्तक के साथ साथ मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट विशेषताओं पर। नेक्स्ट विशेषताएं कौन कौन सी है? दोस्तों नेक्स्ट विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। दोस्तों, ये संसदीय शासन व्यवस्था ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। संसदीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। जिस तरह से 9 विशेषताएं हमने पढ़ी हैं, तो नंबर 10 पर हम देखेंगे संसदीय शासन व्यवस्था। दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था है क्या? सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि संसदीय शासन व्यवस्था ये है, इसका जो मॉडल है, इसका जो मॉडल है ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ये ध्यान रखना है आपको, कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इस संसदीय शासन व्यवस्था को पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। इस संसदीय शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, और इसी संसदीय शासन व्यवस्था को वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भी कहा जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था को वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भी कहा जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। और ये जो संसदीय शासन व्यवस्था का जो मॉडल है, ये हमने कहाँ से एडॉप्ट किया है? ब्रिटेन से एडॉप्ट किया है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर जो कार्यपालिका होती है, संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर जो कार्यपालिका होती है, ये कार्यपालिका कैसी होती है? दोहरी होती है। ये ध्यान रखना है, कैसी होती है? दोहरी होती है। दोहरी कार्यपालिका का मतलब ये है कि एक तो राष्ट्रपति होता है और एक होता है पीएम। एक होता है पीएम होता है। दोहरी कार्यपालिका, एक राष्ट्रपति और एक पीएम। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति जो है और पीएम जो है, इनके जो पद है भारत के अंदर, इन पद की स्थिति कैसी होती है? अलग अलग होती है। इन पद की स्थिति कैसी होती है? अलग अलग होती है। पद की स्थिति कैसी होती है? अलग अलग होती है। कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। दोहरी कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के पद की स्थिति क्या होती है? अलग अलग होती है। राष्ट्रपति जो होता है ये कैसा होता है? नाम मात्र का होता है। ये कैसा होता है? नाम मात्र का होता है। राष्ट्रपति कैसा होता है? नाम मात्र का होता है। और प्रधानमंत्री कैसा होता है? प्रधानमंत्री होता है वास्तविक। प्रधानमंत्री कैसा होता है? वास्तविक होता है। प्रधानमंत्री कैसा होता है? वास्तविक होता है। होता क्या है? ऐसी व्यवस्था जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का हो, प्रधानमंत्री वास्तविक हो, अर्थात इन दोनों की स्थिति, इन पद की स्थिति अलग अलग हो, दोहरी कार्यपालिका पाई जाती हो,
ऐसी व्यवस्था क्या कहलाएगी? संसदीय शासन व्यवस्था कहलाएगी। संसदीय शासन व्यवस्था जो है इसमें सबसे बड़ी बात यह है, संसदीय शासन व्यवस्था जो है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यवस्था के अंदर पद जो होते हैं अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते। अगर पद एक होते, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद अगर एक होता है तो ये संसदीय शासन व्यवस्था नहीं कहलाती दोस्तों, ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहलाती। हमारे भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, हमारे भारत के अंदर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को हम देखना चाहते हैं तो अमेरिका में हमें जाना होगा, अमेरिका के संविधान को पढ़ना होगा, अमेरिका के संविधान को देखना होगा। तो अमेरिका के अंदर कैसी व्यवस्था पाई जाती है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति एक होती है। वहाँ पर राष्ट्रपति होता है सर्वस्व, प्रधानमंत्री का पद वहाँ पर नहीं होता है। दोस्तों ध्यान रखना है आपको, कार्यपालिका दोहरी होती है और दोहरी में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होती है? अलग अलग होती है। एक होती है कार्यपालिका, एक होती है कार्यपालिका, एक तो होती है दोस्तों कार्यपालिका और एक होती है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका एक तो दोस्तों होती है कार्यपालिका, एक होती है व्यवस्थापिका। कार्यपालिका जो होती है ये व्यवस्थापिका के प्रति कैसी होती है? प्रति उत्तरदायी होती है। कैसी होती है? उत्तरदायी होती है, ये ध्यान रखना है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी। अब डायरेक्ट हमें ये समझना है कि संसदीय शासन व्यवस्था है क्या? ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो और भारत के राष्ट्रपति का पद और भारत की प्रधानमंत्री का पद, इन दोनों का पद अलग अलग हो, ऐसी व्यवस्था को संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। ये भारत के संसदीय शासन व्यवस्था जो है ये भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता है। ये भी ज़्यादा मोस्ट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री भी होगा, इसमें मंत्री परिषद भी होगी, सारी व्यवस्था इसमें पाई जाएगी। लेकिन मोटे रूप से आपको मैं नंबर 1 पर ये बता रहा हूँ दोहरी कार्यपालिका, और नंबर 2 पे बता रहा हूँ उत्तरदायित्व वाला सिद्धांत, प्रति उत्तरदायी होती है। इन दोनों को ध्यान में रखना है। ये मूल रूप से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है, आगे ध्यान देना है दोस्तों। आगे हम देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था के बाद हम देखते हैं एकात्मक व संघात्मक। एकात्मक व संघात्मक, एकात्मक व संघात्मक, एकात्मक व संघात्मक, एकात्मक संघात्मक। एकात्मक, एकात्मक संघात्मक, एकात्मक संघात्मक। दोस्तों जिस तरह से संसदीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान की विशेषता है, प्रस्तावना भारतीय संविधान की विशेषता है, न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान की विशेषता है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की विशेषता है, डीपीएस भी भारतीय संविधान की विशेषता है, उसी तरह से एकात्मक संघात्मक भी भारतीय संविधान की क्या है? विशेषता है। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप समझने की कोशिश करें। एकात्मक संघात्मक, दोस्तों संघात्मक का मतलब क्या होता है और एकात्मक का मतलब क्या होता है? यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे संविधान को। किसको देखेंगे? संविधान को देखेंगे। संविधान को देखेंगे, होता क्या है? संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा जो शक्तियाँ हैं, संविधान के द्वारा शक्तियों का क्या है? विभाजन है। शक्तियों का क्या है? विभाजन है। शक्तियों का क्या है? बंटवारा है। शक्तियों का क्या है? बंटवारा है। कहने का मतलब ये है संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा। बंटवारा किसके मध्य? किसके मध्य? केंद्र, केंद्र व राज्य के मध्य। कहने का मतलब ये है केंद्र तथा राज्यों के मध्य संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन या बंटवारा क्या कहलाता है? संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है? तो ये ध्यान रखना है आपको कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य, अर्थात केंद्र तथा राज्य के मध्य संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन या बंटवारा क्या कहलाएगा? संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाएगी। ध्यान देना है आपको, संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाएगी। इसी तरह हम देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसको हम विकेंद्रीकरण के रूप में देखते हैं। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण के अंदर क्या होता है? विकेंद्रीकरण के अंदर दोस्तों होता है शक्तियों का फैलाव होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियाँ ऊपर से नीचे फैलाव
होता है शक्तियों का, ये ध्यान देना है आपको। विकेंद्रीकरण के रूप में समझने की कोशिश करेंगे हम संघात्मक को। विकेंद्रीकरण के अंदर क्या होता है, शक्तियों का फैलाव होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। इसी तरह संघात्मक व्यवस्था में भी यही व्यवस्था पाई जाती है। तो संघात्मक व्यवस्था एक तरह से क्या है, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसी तरह से हम एकात्मक व्यवस्था को देखते हैं केंद्रीकरण के रूप में। एकात्मक व्यवस्था को हमको देखते हैं केंद्रीकरण के रूप में देखते हैं। अब इसमें होता क्या है, संविधान के द्वारा। इसमें क्या होता है, संविधान के द्वारा। मैं शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पर संविधान, यहाँ पर भी मैंने संविधान लिखा है। शक्तियों का बंटवारा भी संविधान के द्वारा होगा, और शक्तियों का केंद्रीकरण, किसका केंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, ये ध्यान देना है आपको। ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्तियों का केंद्रीकरण एकात्मक व्यवस्था कहलाएगी। शक्तियों का केंद्रीकरण संविधान के द्वारा, शक्तियों का केंद्रीकरण क्या कहलाएगी, एकात्मक व्यवस्था कहलाएगी। आपको पता है कि भारत संघात्मक होते हुए भी इसका झुकाव एकात्मक की तरफ है। भारत संघात्मक है, फिर भी इसका झुकाव कहाँ पर है, एकात्मक की तरफ है। इसका मतलब ये है कि संघात्मक के रूप में शक्तियों का बंटवारा तो कर दिया गया है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सारी शक्तियाँ एकात्मक हो जाती है, केंद्र में चली जाती है, सारे अधिकार केंद्र के पास चले जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। अब दोस्तों हमें ये देखना है एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, इनके क्या है, एक एक दो आपको क्या है याद करने, इनके लक्षण याद करने। एकात्मक का लक्षण क्या है, संघात्मक का लक्षण क्या है, ये ध्यान देना है। जैसे एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता का उदाहरण हम एकात्मक में देखते हैं, संघात्मक में हमें दोहरी नागरिकता भी देखने को मिलती है। इस तरह से एकल न्यायपालिका का उदाहरण हम देखते हैं, एकात्मक में देखते हैं। दोहरी न्यायपालिका का उदाहरण हम देखते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका का उदाहरण देखते हैं संघात्मक में। इस तरह से आपको ध्यान देना है आपको। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा भारत का संविधान कठोर व लचीला। भारत का संविधान कठोर व लचीला, ये सभी की सभी भारत के संविधान की विशेषताएं हैं, और यहाँ से बनने की पूरी संभावना है क्वेश्चन की। कठोर व लचीला संविधान, कठोर व लचीला संविधान, ये ध्यान देना है आपको। कठोर व लचीला संविधान। दोस्तों भारत का संविधान कठोर भी है, भारत का संविधान लचीला भी है। दोस्तों कठोर व लचीले का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मतलब है संविधान संशोधन से। इसका मतलब क्या है, संविधान संशोधन से। इसका मतलब क्या है, संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन से दोस्तों, संविधान संशोधन के लिए हम आर्टिकल देखते हैं 368। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देना है आपको, ये भी ज़्यादा मोस्ट है। आर्टिकल 368 में क्या लिखा है, संविधान संशोधन लिखा हुआ है। और संविधान संशोधन को हम देखते हैं कठोर और लचीले के रूप में। कठोर और लचीले का मतलब ये है, कठोर और लचीले का मतलब ये है कि भारत की जो संसद है कोई संविधान संशोधन करती है, मूल अधिकार के रूप में देख लो आप, कर्तव्य के रूप में देख लो आप, या प्रस्तावना के रूप में देख लो आप, या राष्ट्रपति से संबंधित मामला देख लो आप, किसी में भी संशोधन करती है तो इसमें अलग अलग प्रावधान है। 1/3 से भी संशोधन होता है, आधे राज्य की सहमति से भी संशोधन हो सकता है। अब आपको ध्यान रखना है कि भारत का संविधान लचीला तो है, लेकिन कठोर कैसे है। लचीला तो है कि साधारण बहुमत से संशोधन कर दिया, संसद ने साधारण बहुमत से संशोधन कर दिया, राज्य की सहमति वहाँ पर आवश्यक नहीं है। साधारण बहुमत से जो संशोधन होते हैं, इस आधार पर भारत का संविधान तो लचीला है, लेकिन कठोर की बात करें तो आधे राज्य की सहमति आवश्यक है। इस तरह से भारत का संविधान क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं भारत का संविधान लिखित है, बड़ा है और निर्मित है। भारत का जो संविधान क्या है, एक तो है लिखित। भारत का संविधान एक तो क्या है, लिखित है। एक क्या है, निर्मित है। भारत का संविधान निर्मित है, लिखित है और बड़ा है। भारत का संविधान बड़ा है। दोस्तों आपको पता है कि भारत का जो संविधान है इसमें 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग है। कितने भाग है, इसमें 22 भाग है। कितने भाग है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। और अनुसूचियाँ कितनी हैं,
अनुसूचियाँ कितनी है? 12 अनुसूचियाँ। 12 अनुसूचियाँ। 12 अनुसूचियाँ। 12 अनुसूचियाँ। भारत का संविधान बड़ा है। भारत का संविधान क्या है? बड़ा है, क्योंकि भारत के संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 395 आर्टिकल है। दोस्तों वर्तमान में भी 395 आर्टिकल है और मूल संविधान में भी 395 आर्टिकल है, ये ध्यान देना है। वर्तमान में भाग 22 है और अनुसूचियाँ कितनी है? 12 है। आपसे कभी कभार पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ 12 नहीं है, मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी है? 8 अनुसूचियाँ थी। इसके लिए वीडियो बना दिया है मैंने, देख लेना वहाँ पर मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कितनी है? 12 है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। निर्मित है, लिखित है। लिखित है तो इसमें समय लगा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। इसी तरह निर्मित है तो भारत की जनता द्वारा निर्मित है। ये भारत का संविधान किसके द्वारा निर्मित है? भारत की जनता के द्वारा निर्मित है। संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान का निर्माण किया है और वो सदस्य जो थे जनता द्वारा गए थे अप्रत्यक्ष रूप से। तो ध्यान में रखना है आपको छोटी छोटी बातें। ये भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट हम विशेषता देखते हैं। नेक्स्ट हम विशेषता देखते हैं। लगभग भारत के संविधान की विशेषता कंप्लीट है इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट हम विशेषता देखते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता काफ़ी है। पंथ निरपेक्ष भी भारत के संविधान की विशेषता है। पंथ निरपेक्ष को हम देखते हैं, भारत के संविधान की विशेषता है। इसी तरह से हम समाजवाद को देखते हैं तो समाजवाद भी भारतीय संविधान की विशेषता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और धर्म के मामले में भारत क्या है? तटस्थ है। ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं समाजवाद। समाजवाद का अर्थ ये होता है कि भारत में उपलब्ध सभी संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा। कोई एक व्यक्ति एक संसाधनों का प्रयोग नहीं करेगा। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि इस पर मेरा मालिकाना हक है। कहने का मतलब है सारी की सारी धरोहर किसकी है? भारत राष्ट्र की है और भारत राष्ट्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से उपभोग करने की अनिवार्यता है, उपभोग करने का अधिकार है सभी को। इस तरह से भारत के संविधान की विशेषताओं को देखा। भारत के संविधान की विशेषताओं में दोस्तों जितनी भी विशेषता हमने पढ़ी है ये कक्षा 12वीं की पुस्तक में लिखी हुई है। आपको वीडियो जितना भी समझ आए यहाँ से देखें और उसके बाद आप पुस्तक में देखें। पुस्तक में ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, पुस्तक को पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करें। वहाँ पर बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा आपको कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। फिर भी मेरा ये मानना है एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना ताकि आपको क्या मोटिवेशन मिलेगा और इस वीडियो के माध्यम से आसानी से आप भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझ सकते हो। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।